हेलो बच्चों, एक्सीलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं कि बेटा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज मतलब विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत आवेश होते कितने प्रकार के हैं, इन सब चीजों के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के बाद देखेंगे बेटा कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्लास 10th के हिसाब से बेटा जो आज टॉपिक चलेगा बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना बेटा, तो आपको फटाफट बेटा हमारे साथ नोट्स बना लेना है। ठीक है, जैसे जैसे हम नोट्स यहाँ बना रहे हैं बेटा आप कॉपी पेन लेके बैठो और फटाफट लिखते चलो। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालते हैं बेटा विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश के बारे में तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, बट फिर भी यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं विद्युत आवेश। तो होता क्या है विद्युत आवेश, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो क्योंकि आपने पढ़ा क्या होगा छोटी क्लासों में कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। अगर मैं यहाँ क्यू का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, आई गुणे टी हो जाएगा। ठीक है ना, क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। आई क्या है हमारा विद्युत धारा है, टी क्या है हमारा समय है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश क्या होता है, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण उसमें हम कह सकते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और उनके प्रभाव का हम क्या करते हैं बेटा अनुभव करते हैं, वह क्या कहलाता है बेटा विद्युत आवेश कहलाता है। तो क्लास 10th के हिसाब से सिर्फ इतना आप लिखो कि बेटा विद्युत आवेश आपसे पूछा जाए तो बताओ विद्युत धारा और टी क्या है हमारा विद्युत समय। तो विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो दोनों तरह से हम क्या करेंगे बेटा डिफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं छोटा सा डिफिनेशन जो आपको क्लास 10th की तरह से आपको बताना है। क्या लिखोगे विद्युत आवेश को कि विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या बताया मैंने, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि जो विद्युत आवेश होता है बेटा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड या इसी को हम बेटा कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं, एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। ठीक है, तो परिभाषा तो हमने लिखा, लेकिन यहाँ पे फार्मूला लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, विद्युत आवेश बराबर क्या होगा बेटा, विद्युत धारा गुणे क्या भैया, समय। ठीक है, विद्युत आवेश को हम किससे लिखते हैं, क्यू से, विद्युत धारा को लिखते हैं आई से, समय को लिखते हैं टी से। तो आई बराबर क्या हो गया, क्यू बराबर क्या हो गया, आई इंटू टी। इसका मात्रक अगर मैंने यहां से निकालना चाहूँ तो आई का मात्रक होता है बेटा एम्पियर और समय का मात्रक आपको पता है क्या होता है बेटा सेकंड। तो एम्पियर सेकंड या इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम। बट ये कौन सी पद्धति का मात्रक है, तो पद्धति आपको 9th में पढ़ाई गई होगी। ये कौन सा, क्योंकि पद्धति 4 प्रकार की आपको बताई गई होगी कि एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एपीएस पद्धति, एसआई पद्धति। ठीक है ना, तो एमकेएस पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है। ठीक है, बट इतनी अभी आपको जानना है क्योंकि आवेश के बहुत सारे मात्रक होते हैं बेटा। ठीक है,
एमकेएस में तो आपको पता है कि एम्पियर सेकंड होता है, कूलाम होता है, ठीक है। दूसरा बेटा सीजस पद्धति में स्टेट कूलाम होता है, और बेटा फैरेड भी इसी का मात्रक होता है, और फ्रैंकलिन भी आवेश का ही मात्रक होता है। सबसे बड़ा मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आप नॉलेज के लिए लिख सकते हो कि विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। क्या होता है, यहाँ अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, सिर्फ नॉलेज के लिए, लेकिन ये चीजें कक्षा 10 में नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हो कि विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बेटा, फैरेड होता है, फैरेड होता है। तथा सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा भैया, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन। ये साइंटिस्ट थे बेटा, फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये चीज़ें, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं बेटा। वैसे मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आप कलम कॉपी लेकर बैठेंगे तो आपको दिखाई भले नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो लिख लो आप कि विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है, और विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बेटा, फ्रैंकलिन होता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्हीं के नाम पे पड़ा बेटा विद्युत आवेश की मात्रक को हमने क्या बोला बेटा, फ्रैंकलिन बोला, ठीक है। तो सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा मात्रक फैरेड, और तो जान ही रहो बेटा एम्पियर सेकंड भी होता है हमारा एमकेएस पद्धति में, और ज्यादातर हम कूलाम को यूज करते हैं। कूलाम भी एक तरह के साइंटिस्ट थे बेटा, ठीक है। तो कूलाम का नियम जब आप 12th में जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे कूलाम का नियम क्या होता है, इन्होंने नियम अपना दिया है। तो ये भी साइंटिस्ट थे बेटा। और सीजस पद्धति में मैंने आपको बता ही दिया स्टेट कूलाम होता है, लेकिन उन सब चीजों के बारे में आपको ज्यादा नहीं समझना है, सिर्फ आपको इतना समझना है कि विद्युत आवेश क्या होता है अभी, और आवेश का मात्रक क्या होता है, और क्या होता है बेटा कि इतना जान लो कि सबसे बड़ा मात्रक क्या है, सबसे छोटा मात्रक क्या है, ये नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आवेश तो आपको पता चलेगा कि आवेश क्या होता है। सबसे अगर पूछा जाए कि आवेश, विद्युत आवेश आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सा लिखना परिभाषा कि विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर सेकंड होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हो कि विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुणधर्म है जिसके कारण उसमें दो क्षेत्र बेटा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। और इन क्षेत्रों का हम क्या करते हैं, जब इन क्षेत्रों के प्रभाव का हमें क्या होता है बेटा, अनुभव होता है, ठीक है। जो विद्युत आवेश होगा वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेगा बेटा, उनके प्रभाव का क्या करेगा, अनुभव करेगा, तो वह क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सा परिभाषा बता सकते हो कि अभी तो आप सिर्फ इतनी जान लो, ठीक है, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा कि अभी छोटा परिभाषा आप पढ़ो, जब आप बड़ी क्लास में जाओ तो बड़ी परिभाषा आप पढ़ो, ठीक है। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको देखते हैं कि विद्युत आवेश होता कितने प्रकार का है, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लो आप लोग, विद्युत आवेश के प्रकार। तो विद्युत आवेश जो होता है बेटा वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। क्या क्या मैंने बताया कि विद्युत आवेश के प्रकार अगर हम डालें तो कितने प्रकार का होता है विद्युत आवेश, देखो ध्यान से, विद्युत आवेश के प्रकार। तो बेटा देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब धनात्मक आवेश इसको कहते हैं, और सेकंड बेटा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो सर इलेक्ट्रिक करंट नहीं यार, इलेक्ट्रिक चार्ज है यार, इलेक्ट्रिक करंट बहुत आ रहा है दिमाग में, ठीक है, क्योंकि आगे हमने इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट बेटा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा बेटा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब बात आती है बेटा ये धनात्मक आवेश क्या होता है और ऋणात्मक आवेश क्या होता है। तो देखो अभी आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कोई भी तत्व होता है, कोई भी एलिमेंट होता है बेटा, वो पूर्णतः क्या होता है बेटा, उदासीन होता है, ठीक है ना। उदासीन का मतलब क्या होता है कि उस पे उसका जो नेट आवेश होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। मतलब उस तत्व के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने प्लस है उतने माइनस है, तो क्या हुआ, अगर मैं उनको जोड़ूं तो उनका जो नेट आवेश है वो बेटा क्या आएगा,
शून्य है। तो कोई भी एलिमेंट होता है बेटा वो क्या होता है, पहले उदासीन होता है। अब उसमें हम इलेक्ट्रॉन की कमी करें या अधिकता करें तो उस पर क्या आता है बेटा, धनावेश या ऋणावेश आता है। तो अब कैसे आता है, तो पहले समझते हैं इसको। तो धनात्मक आवेश को हम समझते हैं कि क्या होता है धनात्मक आवेश, इसके बाद इसकी परिभाषा भी लिखेंगे धनात्मक आवेश की, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे मैं कहूँ कि सपोज करो आप जानते हो बेटा, अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, चलो मैं सोडियम ले लेता हूँ। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 2 8 1। केमिस्ट्री में अच्छी तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा होगा, कैसे निकाला जाता है, ठीक है, 2 8 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब इसके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होंगे और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर है, तो सोडियम के ऊपर नेट आवेश पूछा जाए तो कितना है, 0 है। बट अब हमने क्या किया, अब देखो इसके सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहला ऑर्बिट में 2। भाई जानते हो आप बढ़ने का तरीका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, 2 8 8 18 36 ऐसे होता ना। तो पहले में तो ये पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, दूसरा भी है, लेकिन तीसरे ऑर्बिट में देखो, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास क्या है, 2 रास्ते हैं, या किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अब इसके लिए सुटेबल मतलब आसान क्या होगा भाई, इसको 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो करता क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। तो आप देखो ध्यान से, अब सोडियम के अंदर पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, लेकिन अब इसको चाहिए बेटा अपना अष्टक पूरा करना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो सिंपल सा, ये 7 लेने में इसको प्रॉब्लम होगी, एक देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक क्या कर देता बेटा, इसको ये सोडियम क्या कर देता है, 1 का त्याग कर देता। तो जब क्या करेगा बेटा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो अब जो सोडियम है बेटा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले 11 था, 1 का मतलब 1 निकल गया तो कितना बचा, 10 बच गया। और अभी भी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी। तो अगर अब इस पे जोड़ोगे बेटा कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा बेटा, धन आवेश आ जाएगा। तो धन आवेश को ही बोलते हैं बेटा क्या, धनात्मक आवेश कहा जाता है, ठीक है। तो धनात्मक आवेश आया किसी वस्तु पे कब आया किसी वस्तु पे धनावेश। तो मैंने देखा आपसे पूछा जाए कि धनात्मक आवेश क्या होता है, किसी वस्तु पे धनावेश कब आता है, तो आप ये कहोगे कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। क्या हो जाए, कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो उसके अंदर कौन सा आवेश आ जाता है बेटा, उस वस्तु पे कौन सा आवेश आ जाता है बेटा, धन आवेश। और इसी धन आवेश को हम क्या कहते हैं बेटा, धनात्मक आवेश कहते हैं। समझ में आया, कब आता है धनात्मक आवेश किसी वस्तु में, कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस पे आ जाता है धन आवेश। उसी धन आवेश को हम क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। वैसे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है ऋणात्मक आवेश। क्या होता है ऋणात्मक आवेश, जैसे इसका क्या, जैसे मैं अब दूसरा ले लूँ बेटा, चलो क्लोरीन ले लूँ। क्लोरीन में क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। अब देखो इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 है, लेकिन तीसरे वाले में बेटा 7 है। इसको भी अपना अष्टक पूरा करना तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो स्टार्टिंग में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो अब इसके अंदर क्लोरीन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 था तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 18 हो गया। बट प्रोटॉन अभी भी बेटा कितना है, 17 है। तो अब किसकी संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस, तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। और इस माइनस चार्ज को हम क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव आवेश कहते हैं, या नकारात्मक मतलब ऋणात्मक आवेश कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या देखा था कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा थी, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश था, धन आवेश, इसलिए यहाँ पे धन आवेश आ गया, तो इसको हम बोलते थे धनात्मक आवेश। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई तो यहाँ पे ऋण आवेश आ गया, इस आवेश को हम बोलते हैं बेटा ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो अब ये ऋणात्मक आवेश इस वस्तु पे आया कैसे, तो आपने देखा बेटा कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, इलेक्ट्रॉन 1 ले लिया इसने ना, पहले 17 था तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जब ले लिया बेटा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा,
ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो परिभाषा आपने लिखना है या आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु पे ऋणात्मक आवेश कब आता है, तो सिंपल सा बताना कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है और उसी ऋणावेश को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं, ठीक है ना। और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस पर धनावेश आ जाता है उस वस्तु पे, उसको हम बोलते हैं बेटा धनात्मक आवेश कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या बेटा, धनात्मक आवेश की परिभाषा क्या होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग, धनात्मक आवेश। तो क्या लिखोगे कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है, तो उस वस्तु पर धन आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है बेटा, धन आवेश आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, धनात्मक आवेश कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं, ठीक है। और ऋणात्मक आवेश क्या लिखोगे, इसकी परिभाषा बेटा आप लिखोगे क्या कि जब किसी वस्तु में क्या होता है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश आ जाता है, जिसे ऋणात्मक आवेश कहा जाता है, ठीक है बेटा, ऋणात्मक आवेश कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो उस पर आता है धन आवेश, उसको बोलते हैं धनात्मक आवेश। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो उस पर आता है ऋण आवेश और उसको बोलते हैं ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ चार्ज थे। चार्ज कितने प्रकार का होता है बेटा, आपको समझ में आ गया कि चार्ज किसी वस्तु पे धनात्मक आवेश कब आता है और ऋणात्मक आवेश कब आता है। और अब एक चीज़ क्या करना है बेटा, आपको याद रखना है कि सजातीय आवेश क्या होता है और विजातीय आवेश क्या होता है, और दो सजातीय आवेशों के बीच में कौन सा बल काम करता है, दो विजातीय आवेशों के बीच में कौन सा बल काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ध्यान से सुनो। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखने वाले हैं कि सजातीय आवेश क्या होता है और विजातीय आवेश क्या होता है। तो देखो ध्यान से, सजातीय का मतलब होता है बेटा समान आवेश। सजातीय का मतलब क्या होता है, समान आवेश, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले क्या हैं बेटा, सजातीय आवेश, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको हर जगह काम देगा बेटा, ठीक है। सजातीय आवेश कब आता है, किसको कहते हैं बेटा, तो देखो ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि दो आवेश हैं, एक बेटा प्लस है, दूसरा भी आवेश क्या है, प्लस है। तो एक जैसे आवेश है ना बेटा, एक जैसे आवेश को हम क्या बोलेंगे बेटा, समान आवेश, या इसी को बोलते बेटा कौन सा आवेश, सजातीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, एक जैसे आवेश को हम क्या कहेंगे, समान आवेश या सजातीय आवेश। या प्लस प्लस हुआ तब भी उसको बोलेंगे सजातीय आवेश, या माइनस माइनस हो जाए तब भी एक जैसा आवेश है ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा, समान आवेश या सजातीय आवेश। और दूसरा चीज बेटा, अगर एक प्लस आवेश है एक माइनस है तो इन आवेश को हम सजातीय नहीं बोल सकते, अलग अलग आवेश है ना, तो इनको बोलेंगे विपरीत आवेश, या बेटा हम कह सकते हैं क्या, विजातीय आवेश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विजातीय आवेश कह सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। सजातीय का मतलब एक जैसे आवेश, विजातीय का मतलब एक मतलब डिफरेंट, अलग अलग आवेश, एक धनात्मक तो दूसरा ऋण आवेश। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनो। अगर आपसे कहा जाए कि दो सजातीय आवेश, या सजातीय आवेश का मतलब एक जैसे आवेश, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो दो सजातीय आवेशों के बीच में होता है हमेशा प्रतिकर्षण, ठीक है ना। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और दो विजातीय आवेश होते हैं ना बेटा, वो उनके बीच होता है कौन सा बल काम करता है, आकर्षण, क्योंकि इनकी प्रकृति यही होती है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कब, जब प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस में होता है प्यार, इसलिए ये आकर्षित करते हैं, और माइनस माइनस और प्लस प्लस में होता है दुश्मनी, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। क्या मैंने बताया,
सजातीय आवेश में ये लिखोगे कि दो सजातीय आवेशों के बीच, दो सजातीय आवेशों के बीच, आवेशों के बीच क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या बेटा, विजातीय आवेश में क्या लिखोगे कि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेश मतलब एक दूसरे के विपरीत आवेश, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, दो विजातीय आवेशों के बीच, मतलब विपरीत आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच, आवेशों के बीच कौन सा बल बेटा, आकर्षण बल काम करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जनरली सभी लोग आपसे कहते हैं कि अगर एक जैसे आवेश को हम क्या कहेंगे, सजातीय आवेश, अलग अलग आवेश हो तो विजातीय आवेश। और किसी आवेश पे बेटा, किसी वस्तु पे धन आवेश कब आएगा, ऋण आवेश कब आएगा, ये तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। बस ये चीज आपको याद रखना कि दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल। ठीक है ना। प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भेजने की कोशिश करते हैं। आकर्षण का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित कब होंगे, जब एक दूसरे से प्यार होगा। और प्रतिकर्षित कब करेंगे, जब इनके बीच क्या होगी, दुश्मनी होगी। ठीक है बेटा। तो ये चीज़ ऐसे आप याद कर सकते हो। और अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे देखते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ बेटा, आपको बताना है कि कौन सी वस्तु पे कौन सा चार्ज आएगा। ठीक है। ये जनरली अपना लॉजिक लगा के बताना है। ठीक है बेटा। तो मैंने क्योंकि अभी पढ़ाया तो कुछ पूछ सकते हैं, तो देखते हैं बेटा कितने बच्चे आंसर देते हैं। ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने कहा कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु का नाम है बेटा ए, ये हमारा ए कोई वस्तु है, और दूसरी बेटा ये बी वस्तु है। अब हमने कहा आपसे, सिर्फ ये कहा कि वस्तु बी में, वस्तु बी से आवेश निकल हो, जो इलेक्ट्रॉन है निकल कर बेटा कहाँ पे जा रहा है, ए वस्तु में जा रहा है। मैंने क्या बोला कि वस्तु बी से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ हो रहा है, स्थानांतरण का मतलब बेटा स्थानांतरित, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाना। स्थानांतरण, वस्तु बी से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण वस्तु ए में हो रहा है, वस्तु ए में हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि कौन से वस्तु पे धन आवेश आएगा, कौन से वस्तु पे ऋण आवेश आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ बेटा कि मैंने आपको ये बताया कि कोई भी वस्तु स्टार्टिंग में उदासीन होती, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला बेटा कि अगर हम मान लें कि जब हमने ये नहीं कहा था कि वस्तु से बी में से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर अगर हम मान लेते हैं कि अभी स्टार्टिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो कितने प्रोटॉन होंगे बेटा, 10 होंगे। और इसके अंदर हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 थी और प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी बेटा, 15 थी। तो आप देखो ध्यान से, पहले दोनों उदासीन थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वस्तु बी में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ए में जा रहे हैं, तो आपको पता हो रहा है कि अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ जाएगा बेटा, ए में जाएगा ना। तो अब इस वस्तु में होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, किसकी संख्या बढ़ेगी, प्लस की, और प्लस की संख्या बढ़ती है बेटा, तो इसका मतलब इसमें कौन सा चार्ज आएगा, धन आवेश। तो ये वस्तु कैसी वस्तु हो जाएगी, धनावेशित। और अब इसमें अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन 15 थे, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में होगी वृद्धि, क्या होगी, बढ़ोतरी होगी ना। तो अब इसके अंदर होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में होगी वृद्धि। तो जब बेटा वृद्धि होगी तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी ज़्यादा, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी कम। तो जब जिसकी संख्या ज़्यादा होती वही चार्ज आता है, तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी बेटा, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है। तो लॉजिक लगा के बेटा जब आप समझोगे तो जाहिर सी बात है हर चीज़ समझ में आएगा। तो आशा करते हैं कि आज जो हमने पढ़ाया आपको अच्छे ढंग से सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो ठीक है बेटा। और अगला हम क्या करेंगे, कल हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अभी हमने सिर्फ आवेश के बारे में पढ़ा है। ठीक है। और एक टॉपिक और है बेटा, आता है कभी कभी आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, क्योंकि आपके बुक में ये चीज़ लिख के आया होगा ना कि Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस n इंटू ई। यही होता हमारा आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत।
क्या कहता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो ये तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं नहीं, अगले वाले वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है, और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, 1 एम्पियर की धारा किसे कहते हैं, फिर विद्युत क्षेत्र देखेंगे, विभव देखेंगे, विभवांतर देखेंगे, फिर प्रतिरोध देखेंगे, फिर हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध देखेंगे। ऐसे बहुत सारे जितने भी टॉपिक हैं बेटा एक साथ हम क्या करेंगे, एक एक करके देखते चले जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें बेटा, ताकि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो बेटा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।